Good morning, class 7th students. Welcome to all of you to your social studies classes. Okay, so in the past class we had studied about history, and in history we were studying chapter number 5, and that we have completed. So with this we have completed chapter number 5 in history. Okay, chapter number 4 or 5. Let me see. Up to chapter number 4 in civics, not 5. Up to chapter number 4 in civics, and up to chapter number 4 in geography. ओके, तो इसी के साथ बच्चों क्लास 7 के बच्चे सब लोग सुन लेंगे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है हिस्ट्री में। अप टू चैप्टर नंबर 5 मतलब 5 चैप्टर्स तक हिस्ट्री में खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 4 आपके सिविक्स में कंप्लीट हो गए चैप्टर नंबर 4 तक, और चैप्टर नंबर 4 आपके ज्योग्राफी में कंप्लीट हो गए। तो आज हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा लगातार हिस्ट्री की क्लास आप लोग ले रहे हैं, तो थोड़ा चेंज चाहिए आपको। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी। एंड इन ज्योग्राफी वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, एंड दैट इज अबाउट आवर एटमॉस्फेयर। ओके, हम लोग ज्योग्राफी में एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, इसका नेम क्या है? द एटमॉस्फेयर। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सारे बच्चे बुक ओपन करेंगे और आ जाएंगे पेज नंबर 198 पे। So every one of you should open the book and come to page number 198. Okay, let's start with this chapter. So we are going to start study about our atmosphere. Now what is atmosphere? Atmosphere होता है क्या है? See, atmosphere is made up of two words, and that is air plus sphere. Air plus sphere. एटमॉस्फेयर दो शब्दों को मिलाकर के बना है। कौन कौन से हैं? एयर और एक क्या हो गया? स्फीयर। अब एयर मतलब क्या होता है? हवा, ठीक है। और स्फीयर मतलब क्या होता है? सराउंडिंग बॉडी। स्फीयर आप लोगों ने एक ज्योमेट्रिकल शेप भी आप स्फीयर को जानते हो, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग स्फीयर को सराउंडिंग बॉडी समझते हैं, मतलब जो हमारे अगल बगल है। तो एटमॉस्फेयर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? वो अर्थ का वो पार्ट, वो डोमेन जो कि एयर से कंसिस्टेड है, मतलब जिसमें हम अर्थ पे जो भी हवा है, ठीक है, जो वायुमंडल है हमारा, उसके बारे में हम लोग अबाउट द एटमॉस्फेयर हम लोग इस चैप्टर में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक डिटेल्ड स्टडी लेंगे। डिटेल्ड स्टडी मतलब विधिवत पढ़ेंगे, ना कि ब्रीफ में, छोटे मोटे रूप में नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड आई होप यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय दिस. So let's start with the introduction, that what we have to study in this chapter. First of all, you understood that what is the meaning of the atmosphere. सबसे पहले आप लोगों ने एटमॉस्फेयर का मतलब समझ लिया। अब हमको ये समझना है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। पेज नंबर 198 पे आई होप सारे बच्चे आ गए। तो हम लोग देखेंगे इन फोकस व्हाट वी हैव टू स्टडी। वी हैव टू स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन, ठीक है। एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। फिर कॉम्पोजिशन मतलब किन किन चीजों से एटमॉस्फेयर करके बना हुआ है, ठीक है। फिर एयर पोल्यूशन के बारे में सभी जानते हैं, फिर भी हम लोग इसमें यहाँ पे थोड़ा डिटेल स्टडी होगी एयर पोल्यूशन की। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। किस चीज का स्ट्रक्चर? अबाउट एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। हमारा वेदर और क्लाइमेट किसी भी जगह का किन चीज़ों से प्रभावित होता है, किन चीज़ों से जो उसके रीजन है, उसके फैक्टर्स है क्या है, वो आपके सब एटमॉस्फेयर में आप पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे।
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। सी सोशल साइंस, सोशल स्टडीज यू ऑल स्टडी, दैट मीन्स आप सोशल स्टडीज पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग सोशल स्टडीज को सोशल साइंस भी कहते हैं। हम लोग एसएसटी को एसएससी भी कह सकते हैं, लाइक दिस सोशल एंड साइंस, एससी फॉर साइंस, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो लोग भी साइंस में आप लोग पढ़ते हो ना, तो आप लोग ज्योग्राफी में भी उसको पढ़ते हो, ठीक है। तो साइंस क्या होता है, साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हो आप लोग साइंस में सारी प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ते हो, तो यहाँ पे ज्योग्राफी में भी आपको प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सोशल स्टडीज़ को सोशल साइंस भी बोल सकते हैं। तो इसलिए जो आप लोगों ने साइंस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा है, ठीक है, वो यहाँ पे पढ़ोगे। फिर आगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Okay, then we will study about winds, and at last we will study about humidity. Humidity मतलब हमारे वायुमंडल में जो नमी है ना, उसके बारे में हम लोग जो मॉइस्चर कंटेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी सिर्फ आप लोग जानते हो कि हाँ ये सब चीज़ों का अर्थ ये है, लेकिन उसका भी आप लोगों को डिटेल आप लोगों को क्लासिफिकेशन और डिटेल स्टडी आपने नहीं की है, तो आज हम लोग यही सब करने वाले हैं। ओके, सो आप लोगों ने ये देख लिया आप लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना। चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, यूनिक मतलब सबसे डिफरेंट मतलब यहाँ पे क्या है, लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है अर्थ पे, है ना। सो दिस इज अ यूनिक प्लैनेट, वेयर एज अदर प्लैनेट्स पे क्या है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। इन आवर सोलर सिस्टम वन रीजन अमंग देम इज द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन इट। और उसमें सबसे भारी एक रीज़न है जो कि अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाता है, वो ये है कि हमारे अर्थ पे प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है, मतलब जो हवा है यहाँ पे उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन कंटेंट है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं, हम लोग सांस ले पाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द एटमॉस्फेयर इन दिस चैप्टर। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरीके से किस चीज़ से घिरी हुई है, एक ह्यूज ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब कंबल होता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है वो ह्यूज ब्लैंकेट की तरीके से है, मतलब वो चारों तरफ से सराउंडेड है हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर से। इट इज़ हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। और हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम लोग हिंदी में गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। उसके तहत क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, जो हम लोग स्टेबिलिटी के साथ खड़े हो पाते हैं पृथ्वी पे, है ना। अदरवाइज हम लोग क्या होता, अगर वो जो अर्थ है हमारी वो हमें क्या करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के तहत अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, और इस वजह से हम स्टेबल वे में पृथ्वी पर चल पाते हैं। अदरवाइज क्या होता, हम लोग चल नहीं पाते, हम लोग लाइक उड़ते रहते हैं। जैसे आप चांद पे चले जाओगे तो आप चल नहीं पाओगे, आप उड़ने लगोगे। उड़ने लगोगे मतलब कि आपको जो पैर है वो स्टेबल नहीं लैंड उस वहाँ पे बैठेगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के तहत अर्थ हमारी बॉडी को अपने तरफ पुल करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी सपोर्ट करती है लाइफ को पृथ्वी पे, है ना। नहीं तो सब लोग उड़ने लगेंगे तो फिर क्या कोई जीवन यहाँ पे हो पाएगा, नहीं। सो फर्दरमोर इन द एब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन एक्सट्रीमली हाई ड्यूरिंग डे टाइम एंड टू लो एट नाइट। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, हमारे जो पृथ्वी है, जो प्लैनेट है, अगर इस पे वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता, जो दिन का जो तापमान था वो बहुत ही ज़्यादा होता कि हम लोग जी नहीं पाते, और रात में तापमान इतना कम होता कि हम लोग जी नहीं पाते। तो प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दी प्लैनेट अर्थ फॉर लाइफ टू सस्टेन ओवर हियर। ओके, एक्सप्लोर मोर। The word nitrogen is derived from the name of a mineral known as nitre, potassium nitrate, from which it is extracted. ठीक है, तो नाइट्रोजन शब्द कहाँ से आया, ये एक मिनरल है जिसका नाम है नाइटर, जिसका केमिकल नेम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। वहाँ से नाइट्रोजन गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहाँ से मिलता है हमें, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन इसको कहते हैं, इस गैस को।
चलो आ जाओ कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पे। अब कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं। चलो, एयर दैट मेक्स द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो जो हवा हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, मतलब कि ढेर सारे गैसेस को मिलाकर के हमारा एटमॉस्फेयर बना है। बिसाइड्स इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एसेट्रा इन डिफरेंट अमाउंट्स। और उसमें एटमॉस्फेयर में और भी क्या है, वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है ना, ये सब चीजें भी हैं। चलो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे इसको टिक करेंगे एंड लर्न ऑल दिस। तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है, सबको ये सब याद होना चाहिए, एक एक चीजें। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है 78.08% है ना। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट 78% भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आपकी एक बात क्लियर हो गई कि हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस सबसे ज्यादा मात्रा में है वो कौन सी है, इट इज नाइट्रोजन। देन वी विल कम टू ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन कितना है हमारे वायुमंडल में, ये है 20.95%। तो 20.95% को हम लोग अप्रोक्सीमेट में क्या लिख देंगे, 21%। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 21%। चलो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CO2, वो कितना है 0.038%। क्लियर। उसके बाद आर्गन कितना है, आर्गन है 0.93%। अदर गैसेस कौन कौन से हैं, अदर गैसेस में कितने परसेंटेज है, 0.002%। अदर जो गैसेस हमारे कौन कौन से हैं वो हम लोग क्या नाम देंगे, सच एज नियॉन, हीलियम, मीथेन, वाटर वेपर एसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इन सब चीज़ों को मिलाकर के बना है। और ये जो गैसेस है, वाटर वेपर है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनका यहाँ पे परसेंटेज भी दे दिया, आप लोगों को बता दिया कि हाँ भाई ये इतने ज़्यादा परसेंटेज में है, इतने ज़्यादा परसेंटेज में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये एबंडेंट अमाउंट ऑफ फॉर्म में पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर पे। देन ऑक्सीजन, ये सारे परसेंटेज आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट ये तीनों तो याद होने चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लेट्स मूव फॉरदर। So here if you are going to make a pie chart of it, अगर आप कॉम्पोजिशन का पाई चार्ट बनाएंगे तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट होगा 78% वो किसका बैठेगा, नाइट्रोजन का। बाकी ये 21% किसका बैठ गया, ऑक्सीजन का। और ये जो येलो, ये ग्रीन कलर से जो है आपका नाइट्रोजन दिखा दिया, जो स्काई ब्लू कलर से वो ऑक्सीजन शो कर रहा है, और जो लाइट येलो कलर से है वो आपके अदर गैसेस को शो कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे कि नाइट्रोजन है क्या। ये हमारे वातावरण में इतनी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसकी पढ़ाई करना थोड़ा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए ना। ठीक है, चलो नाइट्रोजन के बारे में समझो क्या होता है नाइट्रोजन। चलो, नाइट्रोजन गैस इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, यू ऑल नो। When human beings and other animals breathe in air, they take in some amount of nitrogen as well। तो ठीक है, जब लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो हम लोग कुछ मात्रा में अपने अंदर नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। However, it is not utilized in their bodies and is breathed out। लेकिन हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का कोई यूज़ नहीं है, और इसलिए हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन भी अपने साथ में ब्रीथ आउट कर देते हैं। Plants require nitrogen for their existence, but they are unable to utilize the atmospheric nitrogen directly। प्लांट्स को क्या होता है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है उनको ग्रो होने के लिए, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है प्लांट्स उनका इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। सम बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स चेंज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। तो कुछ बैक्टीरिया जो कि सॉइल में है, जमीन में है, ठीक है, मिट्टी में है, और रूट्स ऑफ सम प्लांट्स उसमें है, जड़ों में है प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करते हैं। कौन से नाइट्रोजन में, बेनिफिशियल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वो वाले नाइट्रोजन में।
When plants absorb nitrogenous compounds, they convert them into proteins, which in turn are taken in by animals that feed on plants. Okay? जब plants क्या करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को जब एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, तो फिर वो क्या फॉर्म करते हैं, उससे प्रोटीन फॉर्म करते हैं, और इसकी वजह से फिर क्या होता है, वही हम लोग जो प्लांट्स है वो हम लोग फिर जब खाते हैं तो हमारे अंदर भी वो प्रोटीन जाता है, एनिमल्स और प्लांट्स का. When animal waste is decomposed by the denitrifying bacteria, nitrogen is turned into the atmosphere. जो animal waste है, humus, वो क्या करता है, जब decompose करता है, जब वो सड़ता है तो क्या होता है, denitrifying बैक्टीरिया के द्वारा, तो नाइट्रोजन फिर से हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, मतलब वहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलता है. नाइट्रोजन गैस द वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस. नाइट्रोजन गैस का बहुत सारा यूज है, जैसे इट इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व द फ्रेशनेस ऑफ पैकेज्ड फूड्स. तो जो पैकेज्ड फूड्स आते हैं, जो आप लोगों का रेडी टू यूज़ फूड्स आते हैं ना मार्केट में, तुरंत खाते हैं हम लोग, तो उसके फ्रेशनेस को बरकरार रखने में हमारा नाइट्रोजन गैस का हम लोग उससे मदद मिलती है हमें. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील. और स्टेनलेस स्टील जिसका बर्तन भी बनता है ना, उसके इस्तेमाल में नाइट्रोजन का इस्तेमाल है. इट इज़ यूज्ड इन ऑर्डिनरी इनकैंडेसेंट लैम्प्स एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्गन. और जो लैम्प्स होते हैं, मतलब जो जलते हैं और उसके बाद वो प्रकाश पैदा करते हैं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है. इट इज़ यूज्ड इन द मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्यूल सिस्टम टू अवॉइड फायर हैजर्ड्स. और जो आग से हैजर्ड हो जाता है, मतलब कि जो आग से जो आपातकाल आ जाता है, उसको भी ख़त्म करने में नाइट्रोजन हमारी मदद करता है. चलो एक्सप्लोर मोर में आ जाओ. ऑक्सीजन इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स. ऑक्सीजन सबको पता है, इट्स वेरी क्रिटिकल. इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, बिकॉज जब तक हम लोग का ऑक्सीजन ब्रीद इन नहीं करेंगे हम लोग मर जाएंगे. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज ब्रॉट आउट टू द लंग्स बाय रेस्पिरेशन, फ्रॉम वेयर इट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड. इट इज देन टेकन अप बाय द हीमोग्लोबिन द रेड ब्लड सेल्स. तो ऑक्सीजन क्या करता है, हम लोग जब एयर से अपने अंदर इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, फिर वो हमारे लंग्स में जाता है थ्रू रेस्पिरेशन, जब हम लोग सांस लेते हैं, और फिर वहाँ से जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में आकर के मिल जाता है, घुल जाता है. उसके बाद इट इज़ देन टेकन अप बाय दी हेमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स. और फिर उसके बाद हेमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स में है, उसके बाद वो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन में भी जाता है रेड ब्लड सेल्स में. ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं और फिर हम लोग जी पाते हैं. चलो अब थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में समझ लोगे. Oxygen is the second most abundant gas present in the atmosphere after nitrogen. Human beings and animals require oxygen for survival. बिना ऑक्सीजन के हम लोग जी नहीं सकते हैं. They get the required supply of oxygen from the atmosphere. ठीक है. Oxygen is a very essential gas for process such as respiration. ठीक है, ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, रेस्पिरेशन के लिए. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, जलेगी भी नहीं कोई चीज़ अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा. एंड डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और किसी भी चीज़ को खराब होने के लिए, सड़ने के लिए, गलने के लिए, ठीक है, वो ऑक्सीजन इस्तेमाल हम लोग करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड में आएंगे CO2. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोमिनेंट गैस. प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट गैस फाउंड इन दी एटमोस्फेयर. It is used by green plants to prepare their food through the process of photosynthesis. अब आप 7th के बच्चे हो, आप लोग बड़े बच्चे हो, तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर CO2 इनहेल करते हैं, उनको सनलाइट भी मिलती है और वाटर भी मिलता है. तो वो इन तीनों की मदद से, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, इन चारों की मदद से वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और उसके बाद प्लांट्स ग्रो करते हैं, और इन रिटर्न वो हमें देते क्या है, क्या एक्सेल करते हैं, वो क्या बाहर निकालते हैं, वो हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं. तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, है ना, और जो हमारे हानिकारक गैस है CO2 वो उसको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. Green plants release oxygen during the process of photosynthesis. Human beings and animals take in oxygen that plants produce by the process of photosynthesis. They release carbon dioxide during respiration. Carbon dioxide is then absorbed by plants. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. In this way, a balance of gases is maintained in this atmosphere. Unfortunately, the gaseous balance of the atmosphere is being disturbed due to various human activities such as felling of trees and burning of fuels like coal and petroleum.
तो क्या है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसका जो बैलेंस है, मतलब CO2 कितनी मात्रा में होना चाहिए, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में होना चाहिए, ये सब क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो गया है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा कोल और पेट्रोलियम को जला रहे हैं, तो ये सब इन रिटर्न क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड is not a harmful gas in itself. In fact, it helps to maintain the balance in temperature by trapping the heat of the sun. देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, but when an excess of carbon dioxide is released into the atmosphere due to human activities, it adversely affects the climate and contributes to global warming. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होगा, रिलीज होगा हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में अगर वो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो हमें हानि पहुंचाएगा, वो हमें बुरी तरीके से प्रभावित करेगा, और इस वजह से क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब ग्लोबल वार्मिंग का भी कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ड्यू टू मोर नंबर ऑफ गैसेस क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में अगर गैसेस हो जाते हैं लाइक CO2, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब हानि पहुंचाते हैं, हमको पहुंचाते हैं। तो इसके वजह से जो हमारे वायुमंडल का तापमान है वो अत्यधिक बढ़ जाता है ना। तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में, वार्मिंग मतलब पूरी दुनिया गर्म हो रही है, मतलब यहाँ का जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है ना, हॉट होता जा रहा है, जितना कि होना नहीं चाहिए फॉर आवर सर्वाइवल, ये गलत है। The concentration of carbon dioxide in the Earth's atmosphere has risen to a considerable level since the Industrial Revolution. ठीक है, तो जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप की गई हमारे प्लानट पे, हमारी पूरी दुनिया में, तो वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा CO2 निकल रहा है, रिलीज़ हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, हमारा एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से CO2 की जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में वो बढ़ गई है। तो यहाँ तक अभी आपका ख़त्म हो गया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।